हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोगों ने पीछे की सभी क्लासेस देख ली होगी। यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपको बता दूं, यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस की, जिसके अंतर्गत मैंने कंप्लीट एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक का जो सिलेबस है साइंस का, टॉपिक वाइज एकदम सिस्टमेटिकली करवा दिया है। आज की क्लास नंबर 122 के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। और अब लास्ट रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उससे पहले के सभी टॉपिक कंप्लीट करवा दिए गए हैं। चलिए, और आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से। आप इस टेलीग्राम चैनल को जो है आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पर लगातार समय समय पर आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है, क्वेश्चंस होते हैं, वो यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की। और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत कल लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि हम जो है किस प्रकार से क्या करेंगे। तो हम किस प्रकार से एंटीसेंस तकनीक जो है उसका उपयोग करते हैं, और एंटीसेंस आरएनए वगैरह करके किस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो है एंटीसेंस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये एंटीसेंस तकनीक का उपयोग जो है कहाँ पर करेंगे उसके बारे में, और जीन अभिव्यक्ति को कैसे रोका जाता है, इसकी अपन आगे बात करेंगे। तो अब आप लोग जो है आगे लिखेंगे, कल जहां तक आपने लिख लिया होगा एमआरएनए और एंटीसेंस आरएनए के बारे में, उससे आगे लिखेंगे कि जीन अभिव्यक्ति को जीन अभिव्यक्ति जीन अभिव्यक्ति का मतलब है जीन अपने आप को प्रेजेंट करेगा, अभिव्यक्त करना है नहीं, अपने आप को दिखाना लोगों को, ठीक है। तो जीन अभिव्यक्ति को बाधित जीन अभिव्यक्ति को बाधित करने के लिए करने के लिए बाधित करने के लिए एंटीसेंस तकनीक का एंटीसेंस तकनीक का एंटीसेंस तकनीक का प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसकी बात करेंगे, जीन अभिव्यक्ति के लिए, यानी जीन को अपने आप को अगर जो है लोगों के सामने दिखाने से रोकना है। जैसे मान लीजिए किसी के माता पिता जो है हाइट में कमजोर, मतलब जो है उनके जीन में कोई ना कोई ऐसा रोग है, या फिर हम ये मान सकते हैं उनकी हाइट में कम है, या फिर कुछ भी इस प्रकार का कोई है विकार, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के अंदर जो है ये चीज नहीं आए। तो ऐसे में क्या करना होगा कि जो पर्टिकुलर उस कारक के लिए जो जीन आपका जिम्मेदार होगा, उस जीन को जो है अभिव्यक्त होने से रोकना होगा, यानी जीन अभिव्यक्ति को बाधित करना होगा। और जीन अभिव्यक्ति को अगर बाधित करना है तो हम कौन सी तकनीक से जो है उसको बाधित कर सकते हैं, तो एंटीसेंस तकनीक जो है उसकी सहायता से उसको बाधित किया जा सकता है। क्लियर। इसके बाद में आगे लिखेंगे नेक्स्ट आप कि जीन अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जीन अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जीन अभिव्यक्ति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीन जिसके द्वारा एक जीन क्या करता है, तो जिसके द्वारा एक जीन जानकारी की जानकारी जानकारी कार्यात्मक जीन के उत्पाद, कार्यात्मक यानी फंक्शनल, ठीक है, कार्यात्मक, ठीक है, जानकारी कार्यात्मक जीन कार्यात्मक जीन के के उत्पाद के संश्लेषक उत्पाद के संश्लेषक में उपयोग
उपयोग की जाती है, की जाती है। तो जीन अभिव्यक्ति क्या है? तो यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक जीन जो है उसकी जितनी भी जानकारी है कार्यात्मक जीन के उत्पाद के संश्लेषक में उपयोग की जाती है। यानी जीन अभिव्यक्ति मतलब क्या है? तो एक जीन होगा और उस जीन की जितनी भी जानकारी है उसको जो कार्यात्मक जीन यानी एक जो नया फंक्शनल जीन अपने को डेवलप करना है उसके उत्पाद में हम जो है उस पुराने वाले जीन का संश्लेषक के रूप में उपयोग करते हैं, उसी को कहते हैं जीन अभिव्यक्ति। ठीक है। इसके बाद में आगे लिखेंगे इसी के अंदर कि इस तकनीक इस तकनीक में स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया? एक ही चेन होगी। ठीक है। डबल स्टैंडर्ड मतलब ऐसे ऐसे मिक्स में होगा। ठीक है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड की बात करें तो एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के छोटे सेगमेंट को के छोटे सेगमेंट को छोटे सेगमेंट मतलब छोटे से भाग को छोटे सेगमेंट को क्या किया जाता है? छोटे सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है यानी वहां पर लगाया जाता है। तो छोटे सेगमेंट को इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है। ठीक है। कहते हैं ना इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यानी कि अपने बारे में बताइए। तो वैसे ही यहाँ पर क्या किया जाता है? तो जो हमारे पास में ये तकनीक है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उसके छोटे सेगमेंट के अंदर जो है हम क्या करते हैं? तो छोटे सेगमेंट को वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? ये लिख लेंगे। इसके बाद में आगे लिखते हैं। ये सब आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि ये जो है हमारे पास में ये ओलिगो क्या? ये ओलिगो डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ये ओलिगो डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए एमआरएनए का पूरक होता है। यानी उसका जो है पूरक मतलब उसका एक सप्लीमेंट है। तो ये जो है ओलिगो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए का क्या होता है? पूरक होता है। और जो कि क्या करेगा? तो आगे लिखेंगे जो कि एमआरएनए को जो कि एमआरएनए को क्या करेगा? जो कि एमआरएनए को जकड़ लेता है। जकड़ लेता है यानी उसको पकड़ लेता है एकदम टाइट। ठीक है। जकड़ लेता है। क्लियर? और जिससे विशेष प्रकार के जिससे विशेष प्रकार यानी स्पेशल टाइप का स्पेसिफिक कोई विशेष प्रकार के क्या होगा? प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। तो विशेष प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। क्लियर? तो ये क्या करेगा? ओलिगो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है वो एमआरएनए का पूरक होता है और वो क्या करता है? फिर एमआरएनए को जकड़ लेता है और उसको जकड़ लेने से क्या होता है कि किसी भी विशेष प्रकार के प्रोटीन का फिर संश्लेषण नहीं होता है। क्लियर? तो ये जो है एंटीसेंस तकनीक के बारे में थोड़ी सी डिटेल हो गई। जीन अभिव्यक्ति को बाधित करने में हम इसका उपयोग करते हैं, ये कैसे किया जाता है? तो जीन अभिव्यक्ति प्रक्रिया बता दी। और इस एंटीसेंस जीन अभिव्यक्ति के अंदर जो एंटीसेंस तकनीक का उपयोग करेंगे इसके अंदर हम क्या करते हैं? तो सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसके छोटे सेगमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये डी ओलिगो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए का पूरक होता है। और ये पूरक क्या करेगा? तो एमआरएनए को जकड़ लेता है और विशेष प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण
नहीं होता है। यहां तक की बातें नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं एंटी सेंस थेरेपी के बारे में। ये हमने किसकी बात कर ली, एंटी सेंस तकनीक क्या होती है उसको थोड़ा सा समझ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी सेंस थेरेपी के बारे में। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में पॉइंट डालेंगे नया, एंटी सेंस थेरेपी। क्या डालेंगे, तो एंटी सेंस, एंटी सेंस थेरेपी, थेरेपी। क्लियर। तो एंटी सेंस थेरेपी के बारे में अपन बात करते हैं कि एंटी सेंस थेरेपी क्या होती है। एंटी सेंस थेरेपी का मतलब है कि हमारे पास में जो आनुवांशिक विकार होते हैं, जेनेटिकली जो डिजीज होती है, उनके उपचार करने का एक तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो है एंटी सेंस थेरेपी। तो आप लिखेंगे कि आनुवांशिक विकार, आनुवंशिक विकार, आनुवांशिक विकार के उपचार, के उपचार का एक, का उपचार का एक क्या है, तो तरीका है, तरीका है। क्लियर। और अब इसमें लिखेंगे कि इसमें, इसमें एक पूरक mRNA, एक पूरक mRNA, ठीक है। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। आप लोगों को ये बातें सब बता दी है मैंने पहले ही, आरएनए और डीएनए के बारे में फुल डिटेल में। तो इसमें एक पूरक mRNA स्टैंडर्ड ज्ञात, स्टैंडर्ड ज्ञात, स्टैंडर्ड ज्ञात रोगजनक अनुक्रम के, रोगजनक अनुक्रम यानी सीक्वेंस, अनुक्रम के, अनुक्रम के आधार पर, अनुक्रम के आधार पर संश्लेषित किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पूरक mRNA स्टैंडर्ड, जो कि क्या करेगा, जो रोगजनक है उसका सीक्वेंस पता लगाया जाता है, और जो रोगजनक है उसका सीक्वेंस पता लगा करके उसके ही आधार पर जो है फिर हम इसको क्या करते हैं, mRNA का जो पूरक है उसको संश्लेषित करते हैं। और जो, और जो हमारे पास में अपचनीय आरएनएज एच होते हैं, अपचनीय यानी जो पचे नहीं है, अपचनीय आरएनएज, आरएनएज एच, ठीक है, ये याद रखना कौन सा है, आरएनएज एच को सक्रिय करके, को सक्रिय करके यानी उसको एक्टिव करके हम क्या कर देंगे, उसको एक्टिव करके जो पैंथाजेनिक जीन है ना, जो पैथोजेनिक जीन है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देते हैं। कैसे बंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो अपचनीय आरएनएज एच होता है उसको सक्रिय करके, तो सक्रिय करके पैथेजेनिक, पैथेजेनिक जीन को बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास में जो एक पूरक mRNA स्टैंडर्ड ज्ञात करेंगे और उससे क्या करेंगे, जो रोगजनक है उसका अनुक्रम पता लगाएंगे, फिर उसी के आधार पर जो है उस पूरक आरएनए को क्या करेंगे, संश्लेषित करेंगे, और संश्लेषित करके जो हमारे शरीर में अपचयित यानी कि जिसको अपन ने पचाया नहीं है ऐसे आरएनए एच होते हैं, उनको क्या करेंगे, उनकी सहायता से उनको सक्रिय करके पैंथेजेनिक जो जीन है, जो डिजीज है, जो आपका पैंथेजेनिक मतलब जो रोग उत्पन्न करने वाला जीन है, उसको हम बंद करते हैं। ठीक है। ये नोट डाउन करिए कि एंटीसेंस थेरेपी में क्या होता है। फिर हम आगे देखेंगे कि कैंसर है, एचआईवी है, बहुत बड़े बड़े रोग हैं जिनका जो है इलाज पॉसिबल नहीं था,
उनमें भी एंटीसेंस थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे साइटोमेगालो वायरस एक है कौन सा है, साइटोमेगालो वायरस, जिसे अपन सीएमवी कहते हैं। इन सभी के लिए भी दवाई बनाई गई है, तो वो एंटीसेंस थेरेपी की सहायता से ही बनाई गई है। क्लियर? तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसेंस थेरेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे लिखेंगे कैंसर, एचआईवी, ये सब बड़ी डिजीज है। ठीक है, लिखेंगे कैंसर, एचआईवी और साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालोवायरस जिसे शॉर्टकट में सीएमवी कहा जाता है। तो ये याद रखना, साइटोमेगालोवायरस यानी सीएमवी। आदि के इलाज, आदि के इलाज के लिए, आदि के इलाज के लिए एंटीसेंस थेरेपी, एंटी सेंस थेरेपी की जगह लिखेंगे दवाओं। तो एंटीसेंस दवाओं की खोज की जा रही है, दवाओं की खोज की जा रही है। ठीक है, तो कैसी दवाओं की खोज की जा रही है, जो एंटीसेंस दवाएं होगी उनकी खोज की जा रही है। और इसी के आधार पर जो हमारा साइटोमेगालो वायरस है ना, जिसे सीएमवी कह रहे हैं, उसके लिए एक दवाई भी बनाई गई है। तो वो याद रखेंगे, उसका नाम है फॉर्म, FORM, फॉर्म या फॉर्मीविरसन। क्या? फॉर्मीविरसन। क्लियर? फॉर्मीविरसन यानी FORMVIRISEN, फॉर्मीविरसन सीएमवी के इलाज के लिए, इलाज के लिए, सीएमवी के इलाज के लिए क्या करते हैं, इलाज के लिए विकसित की गई, विकसित के लिए विकसित की गई, विकसित की गई, विकसित की गई पहली एंटीसेंस, पहली एंटीसेंस। ठीक है, पहली एंटीसेंस एंटीवायरल दवा है। तो ये याद रखना, ये कैसी दवा है, पहली एंटीवायरल। ठीक है, वो भी किस विधि से बनाई गई, एंटीसेंस थेरेपी से। तो एंटीवायरल दवा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली एंटीसेंस एंटीवायरल दवा कौन सी विकसित की गई या किसके लिए की गई, तो सीएमवी, साइटोमेगालो वायरस के लिए डेवलप की गई। और कौन सी की गई, तो फॉर्मी विल्सन कह सकते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसे जो है अगस्त 1998 में, इसे अगस्त 1998 यानी 1998, ठीक है, तो इसे 1998 में FDA, क्या, FDA द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ, द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ। क्लियर? तो ये बात आप याद रखें कि जो फॉर्मिविरसन है वो सीएमवी, साइटोमेगालो वायरस के लिए बनाई गई एक पहली एंटीसेंस एंटीवायरल दवा है। और इसको जो है अगस्त 1998 में एफडीए के द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ था। क्लियर? इसके बाद में आगे लिखेंगे एंटीसेंस तकनीक में, एंटी सेंस, एंटीसेंस तकनीक में, एंटीसेंस तकनीक में एमआरएनए को, एमआरएनए को, एमआरएनए को डिग्रेडेशन, क्या, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन के लिए आरएनएज
एच, RNAs ठीक है, डिग्रेडेशन के लिए RNAs H को नियुक्त किया जाता है, को नियुक्त किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एंटीसेंस तकनीक के अंदर जो mRNA होता है, उस mRNA को डिग्रेडेशन के लिए हम जो है किसको नियुक्त करते हैं, तो इसके डिग्रेडेशन के लिए RNAs H को जो है हम क्या करते हैं, नियुक्त किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें कि आरएनए में जो है किसको किया जाता है, तो आरएनए में एंजाइम होता है डाइसर, कौन सा, डाइसर, उसका उपयोग किया जाता है। तो डिग्रेडेशन के लिए आरएनएच एच को नियुक्त किया जाता है। और आगे लिखेंगे आरएनए आई में, आरएनए हस्तक्षेप इंटरचेंज है ना, तो आरएनए आई में, आरएनए आई में एंजाइम डाइसर, एंजाइम डाइसर, एंजाइम डाइसर का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। तो ये बात याद रखें कि आपके एंटीसेंस तकनीक में अगर mRNA को हमें जो है डिग्रेडेशन के लिए तो आरएनए एच को नियुक्त किया जाएगा, वहीं पर अगर आरएनए आई की बात करें यानी आरएनए हस्तक्षेप विधि के अंदर बात करें तो डाइसर जो उसका उपयोग किया जाता है डिग्रेडेशन के लिए। ये बात याद रखनी है। इसी के साथ में एक बात और याद रखिएगा कि हमारे पास में जो आरएनए आई होता है ना, आरएनए आई, ये एंटीसेंस, आरएनए आई एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, क्या, एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड से 2 गुना बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है, से 2 गुना बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बेसिक आपका तैयार करवाएगी। वैसे जो है इनके अंदर आपके बायो पेटेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसको भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। पहले अपन केवल और केवल अभी तक जो आपके सिलेबस में पहला जो दे रखा है ना कि बायोटेक्नोलॉजी का सामान्य जानकारी, वो अभी अपन ले रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के चीजों के बारे में, इसके अलावा आपको इसके अंदर जीन के बारे में मैंने पूरा बता ही रखा है। कब सर पढ़ाया है, तो बायोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ाया था। तब जो है जेनेटिक्स वगैरह की जब अपन बात करी थी, तब अपन ने जीन वगैरह इनको बहुत अच्छे से समझ रखा है। इसलिए देखो आरएनए, डीएनए और जीन, इन तीनों के बारे में आप वापस से जो है एक बार पढ़ लेना। जेनेटिक्स के अंदर पढ़ाया है, वीडियो देख लेना, क्योंकि वो सब चीजें यहाँ पर जो है देख रहे हैं आप कैसे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में हमारी हेल्प कर रही है। आप एक बार इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लिखेंगे। अब थोड़ा सा हम जीन के कुछ विशेष पॉइंट है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डालना जीन, ठीक है। जीन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे जीन क्या होता है क्या नहीं होता वो पूरी डिटेल दे चुका हूं, पर इसमें कुछ 2-4 पॉइंट है जो आपके लिए विशेष काम के हैं। जैसे कि एक पॉइंट याद रखना कि विषाणु जो होते हैं, वायरस जो होते हैं, विषाणु में जीन डीएनए, जीन जो होता है वो डीएनए या आरएनए, ठीक है, आरएनए से बना होता है, से बना होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास में विषाणु होता है, वायरस होता है, उसके अंदर जो जीन है वो डीएनए या फिर आरएनए से बना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है ना, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में, जीवों में जो जीन होते हैं वो केवल और केवल डीएनए का बना होता है। तो जीवों में जीन केवल डीएनए
का बना होता है, बना होता है। तो ये बात याद रखें, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका वालों में जो जीन होंगे वो डीएनए का बना होगा। इसके अलावा एक हमारे पास में प्रोजेक्ट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये सीधे सीधे नाम याद रखना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, एचजीपी था, इसके अनुसार मानव के अंदर 30,000 जीन मौजूद होते हैं। तो प्रोजेक्ट के अनुसार अनुसार मानव में 30,000, कितने, 30,000 जीन्स, 30,000 जीन्स मौजूद हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था, इसमें यह कहा गया था कि मानव के अंदर 30,000 जीनोम्स होते हैं। क्लियर, इन चीजों को आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं। तो हमारे पास में जो जीन है वो अपना कार्य किससे करते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो एंजाइम के माध्यम से ये अपना कार्य करते हैं। तो ये लिखेंगे कि जीन अपना कार्य जीन अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक जो है जीन, जंपिंग जीन होते हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि एक जीन है वो उछलता है और दूसरा जीन जो है उसकी जगह आता है। ऐसे ऐसे ये जंपिंग जंपाक करते हैं। जंपिंग का मतलब आप समझते ही हैं, कूदना। तो बेसिकली जंपिंग जीन का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास में बारबरा मैक क्लिंटॉक, क्या, बारबरा मैक क्लिंटॉक नामक एक वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा जो मक्के का पौधा होता है ना, पॉपकॉर्न जिसे कहा जाता है, कॉर्न का पौधा है ना, उस मक्के के ऊपर प्रयोग के दौरान जो है इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था। तो जंपिंग जिन का कॉन्सेप्ट जो है पूछा जा सकता है किसने दिया, किस पौधे पर दिया गया। तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे कि जंपिंग जीन की अवधारणा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट। तो जंपिंग जिन का कॉन्सेप्ट बारबरा बारबरा मैक क्लिंटॉक बारबरा मैक क्लिंटॉक द्वारा द्वारा ठीक है, नाम याद रखना, बारबरा मैक क्लिंटॉक क्या कर रहे हैं, जंपिंग जिन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। किस पे देते हैं, मक्के पर। तो द्वारा मक्का पर प्रयोग के दौरान प्रयोग के दौरान दी गई थी दी गई थी ठीक है। तो हमारे पास में जंपिंग जिन की जो कॉन्सेप्ट है वो बारबरा मैक क्लिंटॉक के द्वारा दी गई थी, वो भी किस पर, मक्के के प्रयोग के ऊपर, यानी मक्के का जो पौधा था उसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था और वहां पर जो है ये जंपिंग जिन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्लियर। आगे लिखेंगे ट्रांसपोजोन जो होता है ना, ट्रांसपोजोन। तो आगे लिखेंगे ट्रांसपोजोन ट्रांसपोजोन। तो ट्रांसपोजोन के नाम से प्रचलित ट्रांसपोजोन के नाम से प्रचलित जंपिंग जीन जंपिंग जीन जंपिंग जीन डीएनए के कैसे भाग है, तो डीएनए के ऐसे भाग है। जंपिंग जीन की अपन बात करें कि ये होता क्या है, तो डीएनए के ऐसे भाग है, ये डीएनए का ऐसा भाग है जो कि जो एक ही जो एक ही क्रोमोसोम में
सोम में या क्रोमोसोम में या एक क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति, ठीक है, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है कि ट्रांसपोजोन के नाम से जो प्रचलित हमारे जंपिंग जीन है, वो जंपिंग जीन बेसिकली डीएनए के ऐसे भाग होते हैं जो क्या करते हैं कि या तो एक ही क्रोमोसोम पर या फिर एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी जो पोजीशन है, जो अपनी स्थिति है, उसको बदलते रहते हैं। और ऐसे जो जीन है उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन कह रहे हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर आगे बात करता हूं मैं। चलिए, इसके बाद में देखिए जेनेटिक कोड आता है, और जेनेटिक कोड के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि जेनेटिक कोड का मतलब क्या है। तो जो बेस पाए जाते हैं ना, कौन कौन से? ACGU, ये जो है हमारे पास में एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन। क्लियर? ये जो हमारे पास में चार, और एक इसमें थाइमिन और होता है, ठीक है, ये पांच, इसको आपको पता होगा, चार चार पाए जाते हैं, चार डीएनए में, चार आरएनए में पाए जाते हैं। तो बेसिकली जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, डीएनए में कौन सा नहीं पाया जाता? एक तो यूरासिल नहीं पाया जाता, ये चार ही पाए जाते हैं। तो ये किसके भाग हैं? डीएनए के। तो डीएनए एक डबल हेलिक्स, आप लोगों को पता है, स्ट्रक्चर है ना, द्विकुंडलित संरचना है, और इसके अंदर पूरे के पूरे जीवन की संहिता लिखी हुई होती है। तो इसके अंदर जो चार ये हमारे पास में वर्ण है, कौन कौन से? ACGT, यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये चारों के चारों जो है मिल करके अपने अपने पेयर्स बनाते हैं, और उन पेयर्स का जो है अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि इन चारों में से कितने? तीन वर्ण, है ना, तीन वर्ण, यानी कि कोई भी तीन वर्ण इसमें से क्या होंगे? एक जॉइंट में बनेंगे, और इस प्रकार से जो एक जॉइंट बनता है तीन वर्णों का मिल करके, वो फिर एक संयुक्त अक्षर कहलाता है, और उसी पूरे अक्षर को जेनेटिक कोड कहा जाता है। किसके अंदर? बायोलॉजी की भाषा में। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जैसे ये मान लो ये बन गया ACG, तो ये एक जेनेटिक कोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जेनेटिक कोड कहलाता है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जेनेटिक कोड के अंदर कितने वर्ण होते हैं? तीन वर्ण होते हैं। डीएनए के अंदर कितने वर्ण होते हैं? तो चार वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ये चारों वही सार है, पिरिमिडिन और प्यूरिन जो सार होते हैं, उनके बारे में बता ही रखा है ये डीएनए आरएनए में पूरा डिटेल में। और दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये जो तीन तीन वर्णों के अक्षर बन रहे हैं, ऐसे कुल अक्षर जो है वो कितने बनते हैं? तो ऐसे टोटल कुल जो पेयर्स बनते हैं वो 64 बनते हैं। कितने पेयर्स बनते हैं? 64 पेयर्स बनते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ACG है, फिर CGT आ जाएगा, फिर AGT आ जाएगा, फिर CGA आ जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग 64 जो है टोटल पेयर्स बनते हैं, और प्रत्येक संयुक्त अक्षर जो है वो क्या करता है? तो डीएनए के जो सार है, उन सार, यही तो है अपने पास में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये जो सार है, इन सार के त्रिक से अमीनो अम्ल का निर्धारण होता है, और वही अमीनो अम्ल हमारे जीवन का क्या है? आधार है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है? आपको समझ में आ गया होगा। डीएनए के अंदर पाया जाने वाला जो अलग अलग चार हमारे पास में पिरिमिडिन और प्यूरिन जो सार होते हैं, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन, ये चारों जो है क्या करते हैं? तो इन चार में से तीन तीन वर्ण मिल करके क्या बनाते हैं? एक अक्षर बनाते हैं।
और ये जो हमारे पास में एक अक्षर बना, ऐसे ऐसे टोटल 64 अक्षर बन सकते हैं। और ये किन से मिलकर बने होते हैं? 3 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड कहा जाता है। और ये जो हमारे पास में संयुक्त अक्षर है, या जिसे हम कह रहे हैं डीएनए के सार, इन डीएनए के सार ही तो 3 बार मिल रहे हैं, 3 यानी ये तीनों सार मिले, तो इनको अपन कह सकते हैं त्रिक। ठीक है, तो इन्हीं से मिलकर के फिर क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है, और अमीनो अम्ल का निर्धारण होता है। और वही अमीनो अम्ल जो है हमारे जीवन का क्या है? आधार होता है। तो ये जेनेटिक कोड का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक अक्षर में 3 वर्ड होते हैं और टोटल 64 बनते हैं, इनको जेनेटिक कोड कहा जाता है। इसके बाद में कल आप जो है जेनेटिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर जो है अपन आगे अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।